नमस्कार बच्चों। आज हम व्यवहारवाद का मूल्यांकन करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने व्यवहारवाद के अर्थ, व्याख्या और इसके विकास की चर्चा की थी और इन दोनों ही वीडियोस में हमने ये देखा कि किस तरह से व्यवहारवाद ने द्रुत गति से प्रगति करी और केवल 60 वर्ष में व्यवहारवाद की जो विकास और उपलब्धियां हैं उनका महत्व बहुत अधिक समझा जाने लगा। व्यवहारवादी अध्ययनों की बाढ़ सी आ गई और द्वितीय महायुद्ध के बाद से 1970 तक का जो 20 वर्ष का जो इतिहास है वो व्यवहारवाद के उपलब्धियों की दृष्टि से, व्यवहारवादी पद्धति से हुए अध्ययनों की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। लेकिन शीघ्र ही जैसे जैसे व्यवहारवादी अध्ययनों के पश्चात जब उनके प्रभाव की बात आने लगी कि व्यवहारवाद ने आखिर समाज को दिया क्या है, व्यवहारवादी अध्ययनों की आखिर प्रासंगिकता क्या है, और बहुत सारे ऐसे बिंदु थे जिनमें व्यवहारवादियों को बहुत सारी आलोचनाओं का और प्रतिक्रियाओं का सामना करना पड़ा। तो आइए हम देखते हैं आज कि व्यवहारवाद की आलोचना के प्रमुख मुद्दे क्या थे। व्यवहारवाद की आलोचना करने वाले जो दो पक्ष थे उनमें सर्वाधिक प्रमुख तो परंपरावादी हैं। जिस तरह से व्यवहारवाद ने अपने उदय के काल में परंपरावादियों पर तीव्र आक्रमण किए थे, अब परंपरावादियों ने 60 के दशक के बाद से व्यवहारवादियों पर अपने आक्रमणों की झड़ी लगा दी और बहुत सारे बिंदुओं पर उन्होंने व्यवहारवाद को अपने निशाने पर लिया। इसी तरह से मार्क्सवादियों ने भी 20वीं शताब्दी के जो समकालीन मार्क्सवादी विचारक हैं उन्होंने भी व्यवहारवादियों पर अनेक आधारों पर प्रतिक्रियाएं की, उनकी आलोचना की, जिनका हम अब समग्र अध्ययन करते हैं। तो इन सभी आलोचनाओं में से जो बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है वो ये है कि जो व्यवहारवादी हैं वो एक सेलेक्टिव स्टडी पर बल देते हैं, अर्थात व्यवहारवादियों ने अपने शोध के लिए, अपने अध्ययन के लिए जिन विषयों को चुना वो केवल ऐसे विषय थे जिनका सत्यापन किया जा सके, अर्थात उनका उद्देश्य था व्यवहार की नियमितताओं को खोजना। तो जब व्यवहार की नियमितता को खोजने का प्रयास में जब किसी विषय का चयन किया जाएगा तो निश्चय ही वो ऐसे विषय की खोज करेंगे जिसका बार बार सत्यापन किया जा सके। तो ऐसे नियमित व्यवहार की खोज में उन्होंने राजनीति के एक बड़े क्षेत्र को अपने अध्ययन क्षेत्र से बाहर छोड़ दिया। तो राजनीति का एक बड़ा क्षेत्र जब व्यवहारवादियों के अध्ययन की परिधि में ही नहीं आ पाया तो फिर व्यवहारवादी अध्ययन को कैसे संपूर्ण कहा जा सकता है। ये जो अछूता क्षेत्र है, इसका अध्ययन के बारे में व्यवहारवाद क्या बोलता है, ये सारी प्रतिक्रियाएं, ये सारा आलोचना व्यवहारवादियों के लिए हुई। तो एक केवल बहुत छोटा सा, जैसे कि व्यवहारवादियों के लिए एक पसंदीदा विषय बन गया मतदान व्यवहार, क्योंकि मतदान व्यवहार एक माइक्रो स्टडी है, इसका सत्यापन भी किया जा सकता है। लेकिन मतदान व्यवहार जो है वो राजनीतिक सिद्धांत की दृष्टि से और महत्व की दृष्टि से उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है जितने कि बहुत सारे दूसरे विषय हैं। दूसरी जो आलोचना का जो महत्वपूर्ण जो बिंदु था वो ये था कि व्यवहारवादी स्वयं तो मूल्य निरपेक्ष होने का दावा करते हैं और व्यवहारवादी अध्ययनों की मूल्य निरपेक्षता की वो बात करते हैं। लेकिन अगर थोड़ी गहराई में यदि जाकर के देखा जाए तो जैसा कि क्रिश्चियन बे ने भी इस आलोचना को लेकर के ये कहा कि व्यवहारवाद जो है और इसका अध्ययन करने वाले जो विचारक हैं उनका एक छिपा हुआ एजेंडा है, और वो क्या है कि वो सभी समृद्ध उदारवादी प्रजातंत्र के प्रशंसक हैं। तो एक तरफ वो ये कहते हैं कि उनकी कोई मूल्य संबंधी प्राथमिकताएं नहीं हैं, किंतु दूसरी तरफ वे स्थायित्व की प्राप्ति के लिए वे ऐसा अपना एक तरह से उद्देश्य उनका निर्धारित ही है कि अमेरिका के स्टाइल का जो प्रजातंत्र है, जो उदारवादी प्रजातंत्र है,
वो ही काम्य है और वो ही प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। तो एक तरह से यह जो एक आग्रह है उदारवाद के प्रति, यह आग्रह स्वयं उन्हें रूढ़िवाद की श्रेणी में रख देता है और उनका ये जो दावा है कि हम मूल्य निरपेक्ष हैं, यह दावा कहीं ठहरता हुआ प्रतीत नहीं होता है। एक बड़ी जो आलोचना है व्यवहारवादियों की, वो ये है कि व्यवहारवादी जब अपना अध्ययन करते हैं राजनीति का, तो वे राजनीति विज्ञान को और प्राकृतिक विज्ञानों को, इन दोनों को एक ही श्रेणी में रख देते हैं। जैसा अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों में होता है, वैसा अध्ययन राजनीति विज्ञान में तो संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान का जो विषय है और जो विषय वस्तु है, जो इकाई है अध्ययन की, वो निर्जीव है, वो निष्क्रिय है, वो स्टेबल है। जबकि राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है, जो मनुष्य का व्यवहार है, वो नित्य प्रति परिवर्तनशील है। उसके मल्टीवेरिएट बहुत सारे चर हैं जो मनुष्य के व्यवहार को निर्धारित करते हैं। तो इसलिए आप कैसे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह से ही आप राजनीतिक अध्ययन को अंजाम देंगे, ये एक बड़ा आलोचना का मुद्दा रहा। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी एक बार राजनीतिक अध्ययन के लिए ऐसा कहा था, जो कि व्यवहारवाद की आलोचना की दृष्टि से भी एक सटीक टिप्पणी लगती है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कहा था कि राजनीति का अध्ययन भौतिक शास्त्र के अध्ययन की अपेक्षा कहीं अधिक जटिल और दुरूह है, बहुत क्लिष्ट है। उसका कारण यही है कि जो अध्ययन की इकाई है वो नित्य परिवर्तनशील मनुष्य है और भौतिक शास्त्र की जो इकाई है वो निर्जीव है। आलोचना इस बात को लेकर की हुई कि जो व्यवहारवादी हैं वो व्यवहारवादी पद्धति पर बहुत अधिक बल देते हैं। अपनी टेक्निक्स के परिष्करण को वो लगातार महत्व देते रहे और अपने विषय वस्तु की अपेक्षा, अपने विषय के सार की अपेक्षा उन्होंने हमेशा उसे पद्धति पर की कसौटी पर कसने का जो प्रयास किया, उसका परिणाम ये हुआ कि राजनीतिक अध्ययन पूरी तरह से अराजनीतिक बन करके रह गई और पद्धति पर अत्यधिक महत्व देने का परिणाम यह भी हुआ कि जो राजनीतिक अध्ययन है, एक तरह से उनमें से राजनीति का ही अंत हो गया और उसके अंदर केवल राजनीति को विज्ञान बनाने की एक सनक जो है व्यवहारवादियों में, उसका परिणाम ये हुआ कि उन्होंने राजनीति का वैज्ञानिकरण तो कर दिया, किंतु उसमें से राजनीति की हत्या हो गई, ऐसा कह सकते हैं। और इस आलोचना पर बाद में डेविड ईस्टन, रॉबर्ट डॉल और अर्नोल्ड ब्रेस्ट इत्यादि व्यवहारवादियों ने ध्यान भी दिया था और उसका संशोधन करने का भी बाद में प्रयास किया था। एक जो और अधिक आलोचना की जो है बात, वो है कि व्यवहारवादियों के द्वारा एक बहुत दुरूह और बहुत क्लिष्ट और जटिल शब्दावली का निर्माण किया गया अपने अध्ययन के लिए, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं जार्गन्स, JARGON। तो जार्गन है अर्थात अनावश्यक रूप से ऐसी दुरूह शब्दावली को प्रयोग में लाना कि जब कोई रीडर, जब कोई पाठक यदि उन पुस्तकों को पढ़े तो वो उसकी समझ से बाहर हो जाती है। तो इतनी अधिक जटिल शब्दावली का प्रयोग करके आप विषय वस्तु को जन सामान्य की पहुंच से बाहर कर रहे हैं। ऐसे जार्गन्स का प्रयोग करके आप कौन सी विद्वता सिद्ध करना चाहते हैं, और उस विद्वता का समाज के लिए भी कोई उपयोग नहीं है। तो ये जो जार्गन्स का अत्यधिक प्रयोग किया गया, इसकी भी आलोचना हुई और ये कहा गया कि राजनीति का जो विषय है वो इस प्रकार उसका प्रस्तुतिकरण होना चाहिए कि वो आसानी से समझ में आ सके। व्यवहारवादियों की उपलब्धियां भी प्रशंसनीय नहीं रही। जितना करोड़ों डॉलर का खर्च फोर्ड फाउंडेशन, रॉकफेलर फाउंडेशन और ये जो कार्नेगी फाउंडेशन, अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन, शिकागो संप्रदाय के द्वारा जो ये सब मिलकर के जो अमेरिका में लाखों डॉलर का जो खर्च किया गया, उसका परिणाम क्या रहा?
उनकी उसके अपेक्षा वो जो उपलब्धियां हैं वो बहुत नगण्य हैं। इतना खर्च करके भी व्यवहारवादी अभी तक मानव व्यवहार का कोई विज्ञान प्रस्तुत नहीं कर पाए हैं। बड़े खर्चों के बाद बहुत छोटी उपलब्धियां राजनीतिक व्यवहारवादियों की प्रशंसनीय उपलब्धियां तो नहीं मानी जा सकती। तो ये जो आलोचना के बिंदु हैं, इनमें एक मार्क्सवादियों की भी अपनी टिप्पणियां हैं। हैबरमास ने ये इस संदर्भ में ये आलोचना करी कि यदि आपको किसी समाज को समझना है तो उसे उसकी समग्रता और उसके संश्लेषणात्मक तरीके से ही समझना पड़ेगा। आप किसी समाज को समझने के लिए उसको खंड खंड यदि करके समझते हैं तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिसिंग हो जाएंगी, बहुत सारे लिंक आपस में टूट जाएंगे। तो समाज का जो व्यापक अध्ययन है वो समग्र रूप में ही होना चाहिए, जबकि व्यवहारवादियों का तो मूल जो मंतव्य है वो खंड खंड अध्ययन करना है, वो बहुत टुकड़ों में अध्ययन करता है जिनके आपस का कोई तारतम्य या आपस की कोई जो लिंक्स हैं वो बिठाने बहुत मुश्किल हैं। व्यवहारवादियों की जो आलोचना है वो सिद्धांत निर्माण के दृष्टिकोण से भी हुई, निश्चित ही हुई। उन्होंने शोध और सिद्धांत पर बहुत अधिक बल दिया। सैद्धांतिक व्यवहारवादियों का तो ये उद्देश्य ही था कि वो उच्च स्तरीय सिद्धांतों का निर्माण कर पाए, लेकिन जो जितनी मात्रा में शोध की गई और उस शोध का परिणाम सिद्धांत निर्माण की दृष्टि से बहुत अधिक प्रशंसनीय नहीं रहा। कुछ छोटे मॉडल्स जरूर इन लोगों ने बनाए। खेल सिद्धांत है, व्यवस्था सिद्धांत निश्चित रूप से प्रशंसनीय है, किंतु कम्युनिकेशन थ्योरी है, गेम थ्योरी है और जो है और बहुत सारे गणितीय मॉडल्स जो इन्होंने बनाए वो छोटे छोटे मॉडल्स की दृष्टि से ठीक हैं, किंतु इन्हें उच्च स्तरीय सिद्धांत तो क्या, उन्हें मध्यम स्तरीय सिद्धांत भी हम नहीं कह सकते हैं। तो सिद्धांत निर्माण की दृष्टि से एक बड़ी आलोचना इन व्यवहारवादियों को झेलनी पड़ी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इन जो विभिन्न आलोचनाएं हैं, इन आलोचनाओं का यद्यपि व्यवहारवादियों ने अपने फिर से प्रतिक्रिया दी, इन आलोचनाओं का प्रत्युत्तर भी देने का प्रयास किया। एक बहुत महत्वपूर्ण आलोचना ये रही कि व्यवहारवाद जो है उसने भौतिकवाद को अध्यात्मवाद से ऊपर, नैतिकता से ऊपर महत्व दे दिया है। व्यवहारवादियों की ये जो प्रस्थापना है वो यहीं से प्रारंभ होती है कि सभी मूल्य एक समान हैं। तो जब सभी मूल्य एक समान हैं तो कोई मूल्य ऊंचा नहीं है, कोई मूल्य नीचा नहीं है। लियो स्ट्रॉस ने इसको इस तरह से समझाया, व्यवहारवाद की इस प्रस्थापना को, कि व्यवहारवादियों के लिए गंदे नाले का पानी और स्वच्छ जल, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो गंदे नाले के पानी को यदि आप स्वच्छ जल के समकक्ष रखेंगे तो फिर हमारा समाज किस दिशा में जाएगा? ये बहुत शोचनीय बात है। ये बहुत एक दुखद स्थिति बन जाएगी, जो निश्चित रूप से होना शुरू हो भी गई थी, क्योंकि जो 60 का और 70 का दशक है उसमें समाज को इतनी अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ा जिसका कोई संतोषजनक जवाब व्यवहारवादी नहीं दे पाए थे। तो इन सब आलोचनाओं का परिणाम ये हुआ कि व्यवहारवादियों ने अपने गिरेबान में झांक कर देखा। जो प्रमुख व्यवहारवादी थे, जिनका अग्रणी जो है वो जिनके अग्रणी रॉबर्ट डॉल और मुख्यतः डेविड ईस्टन रहे। डेविड ईस्टन ने फिर से अपनी गलतियों की तरफ झांका, उसको देखा और उसमें सुधार और संशोधन के प्रयास किए, और व्यवहारवाद ने एक अगली जो अवस्था में प्रवेश किया जिसे उत्तर व्यवहारवाद कहा जा सकता है। तो इन सारी आलोचनाओं का जो सार है वो कहीं ना कहीं ये है कि व्यवहारवाद समाज को कुछ देने की स्थिति में नहीं रहा। इसके अध्ययन ऐसे नहीं हैं जिनकी प्रासंगिकता आज से 100 साल तो क्या, आज से 20 साल बाद भी ऐसे अध्ययनों की प्रासंगिकता नहीं थी। हजारों लाखों पुस्तकों का यदि अंबार लग जाए और उनको यदि कोई पढ़ने वाला नहीं रहे तो ऐसे अध्ययन की उपयोगिता क्या है? इन सब के मद्देनज़र व्यवहारवाद ने अपना स्वरूप परिवर्तन किया, किंतु फिर भी हम व्यवहारवाद की उपलब्धियों से पूरी तरह से नकार नहीं सकते। उनकी उपलब्धियां इस
मायने में बड़ी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने राजनीति विज्ञान को एक पुरानी पिछली अवस्था से आगे निकालने का प्रयास ज़रूर किया। उसे एक अनुभववादी आधुनिक विज्ञान बनाने के दृष्टिकोण से उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। राजनीति में मूल्यों की जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थिति थी, जिसके कारण कहीं न कहीं राजनीति जो है वो दर्शन शास्त्र का एक उप अंग जैसा प्रतीत होता था। उस स्थिति से व्यवहारवादियों ने राजनीतिक विज्ञान को बाहर से निकाला। इन्होंने जो नई शब्दावली दी, जिसको जार्गन कहकर उसकी हंसी उड़ाई गई, वो भी टर्मिनोलॉजी, वो पारिभाषिक शब्दावली कहीं आगे जाकर के राजनीति के एक स्वतंत्र विज्ञान को स्थापित करने की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। ये जो नए नए शब्द हैं, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक व्यवस्था, ये बहुत बहुत सारी शब्दावली से हमारा जो विषय है वो निश्चित रूप से समृद्ध हुआ है। पद्धतियों पर बल देने का जो इनका आग्रह रहा, इस आग्रह से कहीं न कहीं राजनीतिक विज्ञान में वैज्ञानिक अध्ययनों का एक क्रम प्रारंभ हुआ और राजनीतिक विज्ञान निश्चित रूप से एक नए कलेवर में, एक नए स्वरूप में सामने आया और इस रूप में व्यवहारवादियों की जो उपलब्धियां हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये अच्छी बात रही कि व्यवहारवादियों ने अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को स्वीकार किया और व्यवहारवाद अगले चरण में पहुंच गया, जिसका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।